दिल की गहराइयों से आप सभी चैंपियंस का द चैंपियंस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ALP CBT2 एग्ज़ाम के लिए जो भी जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम होता है उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं DC मोटर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स 50+ पॉइंट्स दोस्तों इसमें वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है ना। तो पिछले वीडियो में दोस्तों हमने जो है DC जनरेटर के बारे में जो है कम से कम 150 पॉइंट तो जरूर हमने देखा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, इसके जस्ट पहले जो है वो वीडियो अपलोड हुई होगी। ठीक है ना। तो आइए DC मोटर को पढ़ना शुरू करते हैं दोस्तों। एक एक पॉइंट को आप लोग ध्यान से सुनते जाइएगा, मैं बोलते जाऊंगा। ठीक है ना। आप आंख बंद करके भी सुनेंगे दोस्तों तो आपको सुनाई देगा। ठीक है, अच्छे से चलिए शुरू करते हैं। जो पहला पॉइंट है DC मोटर के बारे में, तो DC मोटर प्रकार की विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली DC मशीन DC मोटर है। यानी कि क्या करते हैं दोस्तों, DC मोटर जो है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति होती है। ठीक है, जो डिस्ट मोटर है, जो DC मोटर है, वो विद्युत चुंबकीय खिंचाव सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, यदि एक चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक को रखा जाता है तो वो भी अपना एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करता है। एक ही स्थान पर कार्यरत इन दो चुंबकीय क्षेत्र की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप चालक पर एक घुमाव बल पैदा होता है। ठीक है, चालक की घुमाव दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग का बायां हस्त यानी कि बाएं हाथ का नियम प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। DC मोटर की गति पश्च EMF के समानुपाती होती है और फील्ड फ्लक्स के विलोमानुपाती होती है। याद रखिएगा, DC मोटर की जो स्पीड होती है वो बैक EMF के समानुपाती यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और फील्ड फ्लक्स के विलोमानुपाती होता है। बैक EMF को काउंटर EMF या पश्च EMF भी कहते हैं। याद रखिएगा, DC मोटर का टार्क यानी कि घुमाव बल यानी कि जो आघूर्ण होता है वो आर्मेचर धारा तथा क्षेत्र फ्लक्स के समानुपाती होता है। ठीक है ना। यानी कि T जो टार्क है T प्रोपोर्शनल टू IA इंटू जो क्षेत्र फ्लक्स होता है ना उसके फाई IA। ठीक है ना। तो DC मोटर की घूर्णन दिशा बदलने के लिए आर्मेचर या फील्ड दोनों में से किसी एक के सिरे को बदलना चाहिए। दोनों का सिरे बदलने पर घूर्णन दिशा वही रहेगा। ठीक ना। DC मोटर में सप्लाई यानी कि स्रोत के सिरे बदलने पर घूर्णन दिशा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। DC मोटर में लोड बढ़ने पर धारा बढ़ेगी और धारा बढ़ने पर फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ने पर टार्क बढ़ेगा तथा इन सभी कारकों के बढ़ने पर गति घटेगी। सीरीज मोटर को बिना लोड पर चलाने पर गति भयानक रूप से बढ़ सकती है। सीरीज मोटर का उपयोग उत्तोलक में, क्रेन में, ट्रैक्शन आदि के कार्यों में किया जाता है। शंट मोटर की गति शून्य लोड से पूर्ण लोड तक लगभग स्थिर रहती है। DC शंट मोटर की गति। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट देखते हैं उसके बारे में, संचयी यानी कि जो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में सीरीज फील्ड तथा शंट फील्ड का चुंबकीय क्षेत्र जोड़ने वाले स्वभाव का होता है। यानी कि एडिंग नेचर का होता है। ठीक है ना, एडिशन नेचर का होता है, एडिटिव नेचर कर सकते हैं। विभेदी यानी कि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में सीरीज फील्ड तथा शंट फील्ड का चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे का विरोध करता है, जिससे हम परिणामी फ्लक्स कम प्राप्त होता है। जिससे कहता है कि जो परिणामी रिजल्टेंट फ्लक्स होता है वो कम प्राप्त होता है। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर की गति व टार्क लोड बढ़ने पर घट जाता है। यानी कि टार्क लोड बढ़ेगा तो गति घट जाएगी। DC मोटर में उच्च प्रारंभन धारा को बचाव हेतु स्टार्टर का उपयोग किया करते हैं। डिस्ट मोटर यानी कि DC मोटर में प्रारंभ में जो पश्च EMF का मान शून्य होने पर प्रारंभिक धारा का मान उच्च होता है। प्रवर्तक का उपयोग मोटर में केवल प्रारंभिक धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, रनिंग में नहीं। रनिंग में आर्मेचर द्वारा प्रेरित विद्युत बल बैक EMF द्वारा धारा का नियंत्रण होता है। सीरीज मोटर चलाने के लिए दो बिंदु यानी कि 2 पॉइंट स्टार्टर प्रयुक्त होता है। स्टार्टर में नो बोल्ट कॉइल NBC का कार्य हैंडल को ऑन स्थिति में जकड़ कर रखना है। NBC को 0 बोल्ट कुंडल या होल्ड ऑन कॉइल भी कहते हैं। OLC यानी कि ओवरलोड कॉइल दो प्रकार की होती है। पहला है ऊष्मीय प्रचालित और दूसरा है चुंबकीय प्रचालित। अतिभार कुंडल का कार्य मोटर को ओवरलोड तथा शॉर्ट सर्किट अवस्था में प्रवाहित होने वाली उच्च धारा से बचाव करना है। ठीक है। प्रवर्तक यानी कि स्टार्टर में सभी प्रतिरोधों को आर्मेचर के श्रेणी में संयोजित किए जाते हैं यानी कि सीरीज में जोड़े जाते हैं। 3 बिंदु तथा 4 बिंदु स्टार्टर का प्रयोग शंट तथा कंपाउंड मोटरों को चलाने के लिए किया जाता है।
शंट व कंपाउंड मोटर की गति नियंत्रण की दो विधियां होती हैं। पहला है आर्मेचर नियंत्रण, दूसरा है फील्ड नियंत्रण। ठीक है, यानी कि फील्ड नियंत्रण है वो, आर्मेचर नियंत्रण और फील्ड नियंत्रण। आर्मेचर में बैक ईएमएफ को नियंत्रित करके सामान्य से कम गति प्राप्त की जाती है। आर्मेचर कंट्रोल है, आर्मेचर में बैक ईएमएफ को नियंत्रित करके सामान्य से कम गति प्राप्त की जाती है और फील्ड में फ्लक्स नियंत्रित करके सामान्य से अधिक गति प्राप्त की जाती है। सीरीज मोटर की गति नियंत्रण की 5 विधियां हैं। पहला है आर्मेचर डाइवर्टर, दूसरा है फील्ड डाइवर्टर, तीसरा है फील्ड टैपिंग, चौथा है सप्लाई वोल्टेज नियंत्रण और पांचवा है सीरीज पैरेलल। आर्मेचर डाइवर्टर विधि में सामान्य से कम गति प्राप्त की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डीसी श्रेणी क्रम मोटर के सामान्य प्रचालन के समय यदि क्षेत्र वेस्टर्न अचानक खुला परिपथ हो जाए तो मोटर नहीं चलेगी। एक डीसी शंट मोटर भार रहित चल रही है, यदि क्षेत्र लपेटे खुल जाएं तो मोटर उच्च गति पर चलेगी। यानी कह रहा है कि एक जो डीसी शंट मोटर है वो भार रहित चल रही है, यदि जो उसकी जो फील्ड जो लपेटी है, जो मतलब उसका क्षेत्र जो है, यदि वो खुल जाए, जो क्षेत्र लपेट है वो फील्ड वाइंडिंग खुल जाए तो मोटर जो है वो उच्च गति पर चलने लगेगी। डीसी मोटर का पश्च जो विद्युत वाहक बल है, जो बैक ईएमएफ है, वो फील्ड फ्लक्स पर निर्भर होता है। पश्च विद्युत वाहक बल का मान सदैव आरोपित विद्युत वाहक बल से कम होता है। याद रखिएगा, जो बैक ईएमएफ का मान होता है ना, वो सदैव जो है आरोपित विद्युत वाहक बल से कम होता है। ठीक, डीसी मोटर की रेटिंग किलोवाट तथा असौ शक्ति में दर्शाई जाती है। किसमें किलोवाट तथा असौ शक्ति यानी कि हॉर्स पावर में दर्शाई जाती है। डीसी मोटर में उत्पन्न हुए पश्च विद्युत वाहक बल की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। डीसी सीरीज मोटर का प्रारंभिक टार्क जो आगुड़ है वो उच्च होने के कारण इसका प्रयोग ट्रैक्शन कार्यों में किया जाता है। किसी विद्युत मोटर की आउटपुट शक्ति को शाफ्ट से युग्मित यानी कि जो है कपलिंग कर प्राप्त की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया डीसी मोटर के बारे में। ठीक है, आइए कुछ पॉइंट पे और हम देख लेते हैं। चलिए विद्युत वायरिंग के भी क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, कम से कम 10-12 मिनट का वीडियो तो रहना चाहिए। वायरिंग की स्थापना भारतीय विद्युत नियमों के अनुसार करनी चाहिए। वायरिंग में प्रयुक्त सभी सामग्री ISI चिन्ह युक्त होनी चाहिए। लाइट एंड फैंस के प्रत्येक उप परिपथ में सब सर्किट में 10 से अधिक और पावर के प्रत्येक उप परिपथ में 2 से अधिक उपयोग बिंदु नहीं होने चाहिए। लाइट एंड फैन के प्रत्येक उप परिपथ में कुल लोड 800 वाट तथा पावर उप परिपथ का लोड 3000 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। नियंत्रक स्विच बोर्ड की ऊंचाई फर्श से 1.3 मीटर होनी चाहिए तथा प्रवेश द्वार के बाईं ओर स्थापित करना चाहिए। सर्किट सामान्यतः 3 पिन वाला ही होना चाहिए तथा विद्युत झटके से बचाव हेतु अर्थ पिन को आवश्यक रूप से अर्थ कर देना चाहिए। सभी प्रकार की लाइट की ऊंचाई फर्श से 2.25 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। छत के पंखों के ब्लेड्स तथा फर्श के बीच न्यूनतम 2.4 मीटर और अधिकतम 3 मीटर का अंतर रखा जाना चाहिए। सभी प्रकार की नियंत्रक युक्तियां तथा फ्यूज को लाइव यानी कि फेज चालक पर लगाना चाहिए। किसी भी वैद्युतिक वायरिंग में सप्लाई चालू करने से पूर्व मेगर नामक यंत्र द्वारा करंट लीकेज परीक्षण अवश्य कर लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। किसी भी ऐसी परिपथ में लीकेज धारा का मान 1/5000वें भाग से अधिक नहीं होना चाहिए। किसी भी डीसी परिपथ में लीकेज धारा का मान एसी परिपथ में 1/5000 से अधिक नहीं होना चाहिए और डीसी परिपथ में लीकेज धारा का मान 1/2000वें भाग से अधिक नहीं होना चाहिए। मेन बोर्ड को फर्श से 2 मीटर की ऊंचाई पर लगाना चाहिए। छत के पंखे की ब्लेड की छत से न्यूनतम दूरी 30 सेंटीमीटर यानी कि 12 इंच होती है। प्रत्येक 12 इंच 30 सेंटीमीटर मतलब जो है सही 12 इंच, ठीक है, 1 फुट या 12 इंच कर सकते हैं। प्रत्येक उपकरण के धात्विक भागों अर्थ तार से जोड़ जाना चाहिए। फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है जो परिपथ को शॉर्ट सर्किट तथा अति भार ओवरलोड अवस्था में असामान्यतः उच्च धारा से बचाव करती है। सिंगल फेज एसी परिपथ में फेज तार लाल या नीले रंग तथा न्यूट्रल तार काले रंग के होते हैं।
3 फेज एसी में तीनों फेज तारों के लिए क्रमशः लाल, पीला व नीला रंग रखा जाता है। डीसी में धनात्मक तार लाल व ऋणात्मक तार काले रंग की रखी जाती है। वायरिंग करने से पहले उसका लेआउट यानी कि कच्चा चित्र जो है उसको तैयार कर लेना चाहिए। IE 85 के अंतर्गत सिरोपरी लाइन के दो पोल्स के बीच 67 मीटर यानी 220 फुट से अधिक दूरी नहीं होनी चाहिए। किसी भवन में लूपिंग विधि के द्वारा वायरिंग की जानी चाहिए। क्लीट वायरिंग एक अस्थायी वायरिंग है। 2 क्लीटों के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। लकड़ी की केसिंग कैपिंग जो टिक सागौन की लकड़ी की बनी होती है। लिंक क्लिप्स की दूरी ऊर्ध्व वायरिंग में 15 सेंटीमीटर तथा क्षैतिज वायरिंग में 10 सेंटीमीटर रखी जानी चाहिए। PVC कंड्यूट पाइप की मोटाई 1.5 मिलीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। कंड्यूट वायरिंग में सैडल्स की दूरी 60 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। जंक्शन बॉक्स के बाद सैडल की दूरी 30 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। उद्योगशालाओं में काफ़ी संख्या में मशीनों को विद्युत सप्लाई प्रदान करने के लिए बस बार वायरिंग की जाती है। अर्थिंग की मुख्य 2 विधियाँ हैं, प्लेट अर्थिंग, पाइप अर्थिंग। अर्थिंग की प्लेट का आकार दोस्तों ये गलत लिखा है, 90 सेंटीमीटर गुणे 90 सेंटीमीटर, ये नहीं होता है, 60 सेंटीमीटर गुणे 60 सेंटीमीटर रखा होता है। ठीक है ना। अर्थिंग प्लेट तांबा व GI की बनाई जाती है। ठीक है ना। देखते हैं, चलिए यहाँ तक पढ़ते हैं, इसको भी ख़त्म कर लेते हैं। वायरिंग वाला ये वाला अर्थिंग वाला। तांबे की प्लेट की मोटाई 3.15 मिलीमीटर तथा GI प्लेट की मोटाई 6.30 मिलीमीटर रखी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थिंग प्लेट को भूमि में ऊर्ध्वाधर स्थिति में दबाना चाहिए। अर्थिंग तार का व्यास प्रायः 8 SWG रखा जाता है। अर्थिंग के चारों ओर भूमि में नमी बनाए रखने के लिए नमक तथा कोयला डालना चाहिए तथा समय समय पर पानी डालते रहना चाहिए। अर्थ इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध सामान्यतः भूमि में 3 ओम तथा चट्टानी भूमि में 8 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। 2 अर्थ के बीच कम से कम 5 मीटर की दूरी होनी चाहिए। अर्थ प्रतिरोध को कम करने के लिए 2 अर्थों को समांतर में जोड़ना चाहिए। ठीक है। उसके बाद देखते हैं, भवन से लगभग 1.5 मीटर की दूरी पर अर्थ की स्थापना करनी चाहिए। कितनी दूरी पर? 1.5 मीटर की दूरी पर। ठीक है। वैद्युतिक वायरिंग में इंसुलेशन प्रतिरोध का मान 1 मेगा ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है। प्रत्यावर्तक तथा परिणामित यानी कि ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल उदासीन बिंदु को 2 भिन्न स्थानों से अर्थ करना चाहिए। शुष्क अवस्था में मनुष्य के शरीर का जो प्रतिरोध होता है वो 100 किलो ओम से 600 किलो ओम तक होता है। भीगी अवस्था में शरीर का प्रतिरोध 1 किलो ओम होता है यानी कि 1000 ओम होता है। कान से कान के मध्य प्रतिरोध 100 ओम होता है। पूरी वायरिंग में अर्थिंग के लिए उपयुक्त चालक तार का कुल प्रतिरोध 1 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि इंसुलेशन प्रतिरोध का मान 1 मेगा ओम या अधिक हो तो वायरिंग परिपथ ठीक है, अन्यथा उसमें लीकेज दोष है। वायरिंग परीक्षण में यदि मेगा शून्य प्रतिरोध दर्शाता है तो फेज व न्यूट्रल जो है वो लघु पथ हैं यानी कि शॉर्ट सर्किट हैं। अगर जो है मेगा शून्य प्रतिरोध दर्शाता है तो। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ तक हमने इसमें 2 टॉपिक पढ़ लिया हम लोग। ठीक है ना। एक तो DC मोटर के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया और तो और दोस्तों हम लोगों ने जो है चलिए यहाँ पर ख़त्म हो गया, और वायरिंग वाला भी हमने लोग पढ़ लिया। ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को दोस्तों अधिक से अधिक लोगों को शेयर करेगा। ठीक है दोस्तों। अपने यारों दोस्तों को, अपने गर्लफ्रेंड के साथ में शेयर जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक दोस्तों टेक केयर, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।